अडानी ग्रुप ने एआई डेटा सेंटर्स के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। बट इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो डेटा सेंटर है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगा। कुड दिस पोटेंशियली बी इंडियाज बिगेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मूव एवर? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टोरी दैट वी विल कवर टुडे। सेकेंड स्टोरी में इंडिया का सोलर मैन्युफैक्चरिंग बूम एक स्ट्रेंज से फेज में फंस गया है। इंडस्ट्री फास्ट ग्रो हुई, गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पुश भी दिया, फिर भी फैक्ट्रीज हाफ एम्प्टी चल रही हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? थर्ड स्टोरी में बी रेडी, क्योंकि आपके ग्रोसरी बिल्स फिर से शूट अप हो सकते हैं। दैट इज बिकॉज इंडिया के एफएमसीजी आयल में प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं। डिटर्जेंट्स, हेयर ऑयल, चॉकलेट्स, सीरियल्स जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 2 से 5% हाइक हो रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी कंपनीज ऐसा कर क्यों रही है? वी विल सी ऑल दिस इन दिस वीडियो। पहली स्टोरी में अडानी ग्रुप ने 2035 तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिसमें इनका प्लान इंडिया में मैसिव एआई फोकस्ड डेटा सेंटर्स को बिल्ड करना है। कंपनी का कहना है कि ये $100 बिलियन का इनिशियल पुश सर्वर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आगे चल के $150 बिलियन और अट्रैक्ट करेगा। तो नेट नेक्स्ट डेकेड में इंडिया के अंदर $250 बिलियन का एआई इंफ्रा इकोसिस्टम बन सकता है। और ये प्लान जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अडानी कॉनिक्स के पास ऑलरेडी 2 गीगावाट का डेटा सेंटर नेटवर्क है, जिससे 5 गीगावाट तक स्केल करने का टारगेट है। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक तो लिमिटेड है नहीं, चाहे वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो, एआई एजेंट्स हो, एंटरप्राइज एआई हो, सब कुछ एक चीज पे डिपेंड करता है, मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रा प्लस चीप रिलायबल पावर। और इसीलिए इस प्लान का ग्रीन एंगल एक्चुअली इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आपको पता है ये एआई डेटा सेंटर्स एनर्जी गजलर्स होते हैं। ग्लोबली एआई के कार्बन फुटप्रिंट को भी लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स है। On a global scale, data centers accounted for about 1.5% of electricity consumption in 2024. By 2030, electricity consumption by data centers is set to roughly double to about 3% of global consumption. तो अडानी का प्लान एआई इंफ्रा को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर करना है, जिससे स्केल और सस्टेनेबिलिटी दोनों एक साथ आ सकते हैं। इससे डायरेक्टली और सिग्निफिकेंटली बेनिफिट हो सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन दोनों बिजनेसेस को ग्रुप इंटीग्रेट करके एक साथ जोड़ के यूनिफाइड एनर्जी कंप्यूट मॉडल बनाएगा, जहां अडानी ग्रीन विल सर्व एज द प्राइमरी पावर प्रोवाइडर फॉर द डेटा सेंटर। नाउ ये अनाउंसमेंट इंडिया के ब्रॉडर एआई स्ट्रैटेजी के साथ भी काफी नीटली अलाइन होता है। गवर्नमेंट का पुश है कि इंडिया सिर्फ एआई का यूजर नहीं बल्कि बिल्डर भी बने। डेटा लोकलाइजेशन, डोमेस्टिक कंप्यूट, इंडिया एनर्जी स्टैक, इंडिया एआई मिशन, डेटा सॉवरेनिटी, सबका एक कॉमन पेन पॉइंट है, एंड दैट इज इंफ्रा। सो अगर लार्ज स्केल इंडिया बेस्ड कंप्यूट अवेलेबल होता है फ्यूचर में, तो स्टार्टअप से लेकर एंटरप्राइजेस तक सबके लिए काम काफी आसान बन जाता है। बट इस एम्बिशियस प्लान के रिस्क्स भी हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। इसमें सबसे पहला रिस्क एग्जीक्यूशन का है। $100 बिलियन का इंफ्रा प्लान पेपर पे काफी पावरफुल लगता है, लेकिन लैंड, ग्रिड, कनेक्टिविटी, कूलिंग, वाटर यूसेज, ये सब रियल वर्ल्ड बॉटलनेक्स है। दूसरा रिस्क डिमांड विजिबिलिटी का है। सो एआई अडॉप्शन फास्ट है, बट इट इज ऑल्सो साइक्लिकल। अगर एंटरप्राइज एआई स्पेंड स्लो होता है फ्यूचर में, तो इस इंफ्रा को कैसे यूटिलाइज करेंगे? तीसरा टेक्नोलॉजी रिस्क है। चिप सप्लाई, एआई हार्डवेयर, साइकिल्स, जियोपॉलिटिक्स, ये सब वेरिएबल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर ये मूव वर्क करता है तो इंडिया ग्लोबल एआई वैल्यू चेन में सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्टर नहीं, कंप्यूट पावर हाउस बन सकता है। दूसरी स्टोरी में ब्लूमबर्ग के नंबर्स के अकॉर्डिंग 2020 के बाद इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 13 टाइम्स हो चुकी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये कैपेसिटी इंडिया की एक्चुअल डिमांड से लगभग 3 गुना ज्यादा है। मतलब इंडिया सोलर पैनल्स बनाना सीख गया है, पर डिमांड अभी वहां तक पहुंची नहीं है। 2020 से पहले इंडिया अपने सोलर मॉड्यूल्स का लगभग 80% चाइना से इंपोर्ट करता था। पैंडेमिक में सप्लाई चेन्स के ब्रेक होने के बाद चाइना डिपेंडेंसी एक तरीके से अनकंफर्टेबल लगने लग गई। इससे गवर्नमेंट ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया और इससे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज भी बढ़ गई। बट अब मॉड्यूल असेंबली प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 40% रह गया है, जो कि मार्च 2023 तक ओवर 70% था। And as per the industry insiders, this is not a slowdown, it is a structural glut.
इसका पहला रीजन है इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग की टाइमिंग का मिसमैच होना। इंडिया ने 2025 में रिकॉर्ड 38 गीगावाट सोलर को इंस्टॉल किया था, बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ईयर एंड तक 154 गीगावाट के आसपास हो गई। मतलब ये जो गैप है वो काफी वाइड है। दूसरा रीजन है एक्सपोर्ट्स का ब्रेक लगना। सो यूएस मार्केट पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने काफी हैवी बेट लगा दिया था, लेकिन टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते एक्सपोर्ट स्टोरी अब काफी कमजोर दिखाई दे रही है, फ्रजाइल दिखाई दे रही है। तीसरा रीजन फाइनेंसिंग और एग्जीक्यूशन फ्रिक्शन। सो रूफटॉप सोलर स्कीम्स के लिए लेंडर्स काफी कॉशियस रहते हैं, स्टेट डिस्कॉम्स काफी स्लो हैं और प्रोजेक्ट लेवल डीलेस काफी कॉमन है। अब सोलर पैनल्स के अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स को देखें तो सेल्स और वेफर्स के लिए इंडिया अभी भी चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन जून से इंडिया में जो भी मॉड्यूल्स बिकेंगे उनमें लोकली मेड सेल्स मैंडेटरी होंगे। वेफर्स के लिए भी 2028 से सिमिलर रूल आ सकता है। इसका मतलब सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अब एक्सप्लोड करेगी, जो कि ICRA के हिसाब से 2 सालों में 100 गीगावाट हो सकती है, विच इज ऑलमोस्ट 4x का जंप। और इंडस्ट्री इंसाइडर्स के अकॉर्डिंग ये एक और ग्लट लोड हो रहा है। अभी सेल्स स्केर्स हैं, इसलिए प्राइसेस स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही ओवर कैपेसिटी आएगी प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। मिड साइज प्लेयर्स के लिए ये डेंजरस जोन है और उनको केपेक्स को रिकवर करना काफी मुश्किल हो सकता है। सो व्हाट लाइज नेक्स्ट? एज पर द एक्सपर्ट्स, इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन इनएविटेबल लग रहा है and eventually it is going to be a big boys club. Plus domestic demand के limitations के चलते alternative export markets को explore करना काफी की होगा। तीसरी स्टोरी में सितंबर में GST कट्स के टाइम FMCG कंपनीज ने डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम कर दिया था, एंड दैट इज बिकॉज GST के एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल्स का फेयर काफी ज्यादा था और स्क्रूटनी भी काफी टाइट थी गवर्नमेंट की ओर से। तो महीनों तक कंपनीज ने प्राइसिंग पे ब्रेक लगा के रखा, लेकिन अब ये जो रेस्ट्रेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और FMCG कंपनीज प्राइसेस को इंक्रीज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, डाबर इंडिया ने करंट क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2% प्राइस इंक्रीज करने का इंडिकेशन दिया है और ये हाइक नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर सिग्नल ये दे चुका है कि वो होम केयर सेगमेंट, जिसमें कि सर्फ एक्सेल, रिन, विम, डोमेक्स ये सब आते हैं, उसमें प्राइसेस ग्रेजुअली मूव अप करेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी टी प्राइसेस में स्लाइट अपटिक की बात कर रहा है, विद फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन कमोडिटी ट्रेंड्स। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नुआंस है, ये प्राइस हाइक्स डिमांड बढ़ने का नहीं, कॉस्ट प्रेशर बढ़ने का साइन है। सिस्टमैटिक्स के नंबर्स के हिसाब से FMCG कंपनीज ने Q3 में अप्रॉक्सीमेटली 9% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, वॉल्यूम्स भी अप्रॉक्सीमेटली 6% बढ़े, लार्जली GST लिंक्ड प्राइस कट्स की वजह से। बट मार्जिन्स फिर भी कंस्ट्रेन्ड रहे, मतलब डिमांड ठीक है पर कॉस्ट इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। कमोडिटीज़ के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोकोनट ऑयल के प्राइसेस लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। क्रूड ऑयल फर्म हो रहा है, जिसका कि रिपल इफेक्ट सरफेसेंस, लिक्विड पैराफिन जैसे इनपुट्स पे पड़ता है, जो कि आपको पता ही है सोप्स, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स के कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। सेकेंडली एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रुपी का वीक होना। इससे जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ओट्स हैं, आलमंड्स हैं, ये सारे इंपोर्टेड इनपुट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसीलिए कंपनीज सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स कर रही हैं, क्योंकि वो डिमांड कम होने का रिस्क भी नहीं लेना चाहती, बट मार्जिन ब्लीड को रोकना भी चाहती हैं। कंपनीज प्राइसिंग पावर को यूज़ कर रही हैं, बट काफ़ी कॉशियसली, क्योंकि रूरल डिमांड फ्रेजाइल है, कंज्यूमर्स वैल्यू सेंसिटिव है और कंपटीशन काफ़ी ब्रूटल है। सो प्राइस हाइक्स के बाद भी FMCG अर्निंग्स में अपसाइड लिमिटेड रहने वाला है एज पर द एक्सपर्ट्स। ये एक डिफेंसिव प्राइसिंग साइकिल है जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। दैट्स इट देन। एक तरफ अडानी का रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड AI डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के AI नैरेटिव के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट AI की ये जो रेस है सिर्फ एम्बिशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से ही जीती जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में स्केल को क्रैक कर लिया है, बट डिमांड, एक्सपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी तीनों को एक रिदम में लाना अब नेक्स्ट चैलेंज है। तीसरी तरफ FMCG कंपनीज इंक्रीजिंग कॉस्ट्स के चलते अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा रही हैं, बट डिमांड फ्रेजाइल है, तो कंपनीज को अपने मार्जिन्स बचाने और डिमांड बढ़ाने के बीच बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। What do you think of these stories? Let us know in the comments. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, and remember to subscribe to Upstocks and continue to watch daily market updates. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.